हेलो हेलो। ठीक है, तो बोर्ड पे देखिए और समझिए और नोट्स कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये कंप्लीट नोट्स। अब ये जो नोट्स है वो बहुत सारे, मतलब ये जब लिखा जा रहा था तो अगल बगल तीन चार दो तीन किताब प्रीवियस नोट्स सारा चीज़ ओपन था। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया से इसको तैयार किया गया है। अब समझ लो कि किसी भी एग्ज़ाम का बीपीएससी इवन मेंस को छोड़कर बाकी जितने सारे एग्ज़ाम है, दरोगा और उसके आसपास बीपीएससी प्रीलिम्स, इवन यूपीएससी प्रीलिम्स तक के जितने सारे क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करोगे सारे क्वेश्चन इसके रेंज में आ जाएगा। ठीक है, बस मेंस का जो क्वेश्चन होता है वो बस इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, दरोगा के लिए एकदम सबसे सुपर नोट है। इसके बाद कुछ है ही नहीं, दरोगा को पढ़ने के लिए आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। जितना चीज़ इसमें है इंक्लूड किया गया है या आगे जो इसके साथ नोट्स अभी मिलेगा इसमें, तो आर्टिकल 13 तक ही डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो लगभग सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो नोट्स ऐसे मुकम्मल पूरा बनता है, उसके बाद से फिर इसको बार बार रिवीजन करके तब वो एग्जामिनेशंस तक पहुंचता है, तब आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ऐसे बिखरा बिखरा नहीं कि एक आर्टिकल अलग लिखे हैं बाकी कुछ अलग लिखे और ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो इसमें पूरे फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार में 3 4 5 बातें जो पढ़नी है। एक तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, तो 12 से 35 तक में इसको पढ़ना है, भाग 3, और जो आर्टिकल है वो है 12 से लेकर 35। इसके पहले भाग 1 खत्म हो गया है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, और भाग 2 सिटीजनशिप या नागरिकता। भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, और भाग 2 में 5 से लेकर 11 तक। अब 11 खत्म, भाग 2 खत्म, तो भाग 3, और 11 खत्म तो फिर आर्टिकल 12 या अनुच्छेद 12। तो 12 से लेकर 35 तक ये पूरा फंडामेंटल राइट्स के बारे में मिलेगा। सबसे पहले समझेंगे कि फंडामेंटल राइट्स का अर्थ क्या है, उसके बाद से मूल अधिकार की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड इसका क्या है, विश्व में सबसे पहले मौलिक अधिकार की शुरुआत किस देश से हुआ, भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार किस देश से प्रभावित है, उसके बाद से भारत में मौलिक अधिकार की क्या पृष्ठभूमि है, नेशनल मूवमेंट के दौरान कब कब मौलिक अधिकार का डिमांड किया गया, कब कांग्रेस का अधिवेशन से इसे पारित किया गया। ये 2-4 क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे। और फिर आज़ादी के बाद जब भारत का संविधान बन रहा था तो संविधान सभा में इसके लिए कौन सी समिति बनी थी और कैसे इसको भारत के संविधान में शामिल करके आगे फंडामेंटल राइट्स दिया गया, वहाँ तक। उसके बाद से फिर इसकी विशेषताएं इतनी खास क्यों है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं फंडामेंटल राइट्स के, मूल अधिकार का, उसके बारे में। उसके बाद से कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद फंडामेंटल राइट्स के, एक एक आर्टिकल इसमें दिमाग में रखना पड़ेगा। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक बारी बारी से सब अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, उसके बाद से कुछ अन्य तथ्य होगा जिसमें स्पेशली कि फंडामेंटल राइट्स में संशोधन करने के लिए पार्लियामेंट्री क्या प्रोसेस है या पार्लियामेंट किस तरह से इसमें संशोधन कर सकती है, कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट में इसमें केस गए हैं, कौन कौन से संविधान संशोधन अभी तक यहाँ पे हुआ है फंडामेंटल राइट्स में। अभी वर्तमान में अगर अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में फंडामेंटल राइट में संशोधन करना हो तो उसके लिए क्या प्रावधान है, कैसे सरकार या संसद कर सकती है, ये सारा चीज़ डिस्कस होगा। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, तो ये 3 4 5 एंगल से इसको पूरे फंडामेंटल राइट्स को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले अधिकार। पीछे क्लास में भी बताया गया कि अधिकार का मतलब कि कोई भी ऐसा दावा या कोई भी ऐसा क्लेम जिसको किसी संस्था, किसी सरकार, किसी समाज के द्वारा उसकी स्वीकारता मिल जाती है, मतलब उसको स्वीकार कर लिया जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि वो आपका अधिकार में क्या हो गया, शामिल हो गया। तो यहाँ पे वही बात लिखा गया, अधिकार का अर्थ है कि ऐसा दावा या क्लेम जिसे स्वीकारिता मिल जाए, जो से किसी ने स्वीकार कर लिया हो। जैसे मान लीजिए कि सरकार, आप बोलते हैं कि हमको इंटरनेट का अधिकार होना चाहिए, तो आपने दावा किया कि हमको इंटरनेट का अधिकार होना चाहिए। अगर सरकार कानून बनाकर आपको ये अधिकार दे देती है तो माना जाएगा कि आपका कानूनी अधिकार हो गया। सरकार ने आपके दावे को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। आपने जो क्लेम किया था उसको सरकार ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। सरकार आपके इंटरनेट के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स के सूची में कहीं शामिल कर देती है, भाग 3 में 12 से 35 तक में कहीं पे शामिल कर देती है, तो इंटरनेट का अधिकार आपका क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार हो जाएगा। बात समझ में आ रहा? तो कोई भी ऐसा दावा, कोई भी ऐसा क्लेम जिसको सरकार या किसी संस्था के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसी को सामान्यतः अधिकार के नाम से जाना जाता है। अब ये बहुत प्रकार से होता है, अधिकार का भी अलग अलग प्रकार है। ठीक है, अधिकार जिसमें मुख्यतः 4 अभी किसके द्वारा स्वीकार किया गया और किसके द्वारा इस क्लेम को पूरा किया जाएगा, उसके आधार पर पूरा
अधिकार को 4 भाग में यहाँ पे दिखाया गया। इसके अलावा भी बहुत सारा अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है और भी सामाजिक अधिकार है, बहुत सारा है, लेकिन यहाँ पे मुख्यतः 4 प्रकार के अधिकार को दिखाया गया। सबसे पहले आपका मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में जो भी बातें लिखी गई हैं, ये सभी की सभी आपका क्या है, मूल अधिकार। मूल अधिकार किसे कहते हैं, आगे उसका पूरा कंप्लीट डेफिनेशन आपको मिलेगा। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जो मौलिक अधिकार है वो संविधान के भाग 3 में वर्णित है और अनुच्छेद 12 से 35 तक में उसकी व्याख्या की गई है। ठीक है, नेक्स्ट संवैधानिक अधिकार। हालांकि फंडामेंटल राइट्स भी एक प्रकार का संवैधानिक अधिकार से, इसका मतलब है कि उसको संविधान के द्वारा क्या हुआ है, मान्यता मिला हुआ है या संविधान में उसकी चर्चा की गई है। अब ये आपको दिख रहा है संवैधानिक अधिकार। अब संवैधानिक अधिकार इन द सेंस कि फंडामेंटल राइट्स, इस हिसाब से देखें तो मौलिक अधिकार भी एक प्रकार का क्या है, संवैधानिक अधिकार, क्योंकि इसको संविधान में चर्चा किया गया ना। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक पे फंडामेंटल राइट्स का क्या किया गया, चर्चा किया गया। तो ये भी एक प्रकार का संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आएगा, लेकिन फिर भी ये क्या है, अलग से इसकी कैटेगरी है और ये भारत के संविधान में मूल अधिकार के श्रेणी में रखा गया। तो फिर संवैधानिक अधिकार किसे कहते हैं, तो भाग 3 को छोड़कर, भाग 3 का कुछ को छोड़कर जितने सारे अधिकार बाकी अलग अलग आर्टिकल से भारतीय नागरिक को मिला हुआ है, वे सभी प्रकार के अधिकार को क्या बोलते हैं, संवैधानिक अधिकार। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मतलब उस भाग 3 के अलावा जितने भी अलग अलग अनुच्छेद, अलग अलग भाग में जो भी अधिकार दिए गए हैं वो सब क्या है, संवैधानिक अधिकार। अच्छा, एक अधिकार 2-3 कैटेगरी में रखा जा सकता है, जैसे फंडामेंटल राइट्स है तो मूल अधिकार भी है, संवैधानिक अधिकार भी है। अब यहाँ पे संपत्ति का अधिकार एग्जाम्पल लिया गया है, तो संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार भी है और ये कानूनी या लीगल या विधिक अधिकार भी है। तो किसी एक ही अधिकार को 2-3 श्रेणी में भी रखा जा सकता है, बात समझ में आ गया। लेकिन फंडामेंटल राइट्स के केस में दिमाग में रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स हमेशा भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक ही इसका चर्चा किया गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत। एक तीसरा होता है कानूनी या विधिक अधिकार, लीगल राइट्स इसको बोलते हैं। वैसे अधिकार जो विधायिका की देन है, विधायिका इन द सेंस की विधायिका सेंट्रल गवर्नमेंट की विधायिका हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट की विधायिका हो सकती है। केंद्र सरकार की विधायिका होगा तो पार्लियामेंट होगा, राज्य सरकार की विधायिका होगा तो विधानमंडल होगा। तो इनके द्वारा कोई कानून बनाकर कोई अधिकार दिया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कानूनी या विधिक अधिकार। जैसे मातृत्व अवकाश, और मातृत्व अवकाश है तो ये भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सरकार ने कानून पारित किया है कि जो भी मतलब लेडी है वो सरकारी सर्विसेज में है, तो जब उनकी डिलीवरी के समय होगा सरकार उनको छुट्टी देगी। जैसे बिहार सरकार का पहले 6 मंथ था तो शायद अभी 9 मंथ हो गया है, तो मातृत्व अवकाश है। वैसे पितृत्व अवकाश भी है, तो फीमेल को मिलता है तो मेल को भी 15 दिन की छुट्टी मिलती है जब उनकी बेबी होने वाला होता है। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार का अवकाश है। उसके बाद से एक चाइल्ड केयर लीव मिलता है, फीमेल है तो 2 साल के लिए अलग से फिर अपने बच्चे को देखभाल करने के लिए अलग से छुट्टी मिलती है, और जितने छुट्टी मिलती है सब पे होता है, मतलब सरकार उसका पैसा देती है। जैसे 9 महीने कोई फीमेल छुट्टी पे है तो सरकार उस 9 महीने का जितना वेतन होगा, जब दोबारा से वो ज्वाइन करेगी 9 महीने के बाद सारा पैसा क्या होता है, मिलता है। ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करेंगी तो पैसा नहीं मिलेगा। तो ये सरकार की तरफ से कानून बना है मातृत्व का। ये भी एक प्रकार का अधिकार है। किस प्रकार का अधिकार है, कानूनी अधिकार, या इसी को बोलते हैं विधिक अधिकार। कोई दिक्कत पर्सन। वैसे ही मतदान का अधिकार, और मतदान का अधिकार आर्टिकल 326 में भी लिखा हुआ है कि 18 साल से ऊपर जितने सारे लोग हैं उनको वोटिंग का अधिकार होगा, जिनका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ेगा। तो एक प्रकार के संवैधानिक अधिकार भी है, परंतु जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951-52 एक अलग से कानून बना है इसके लिए कि वोटिंग के लिए क्या क्या पूरा प्रक्रिया होगा। तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार ये एक प्रकार का क्या है, विधिक अधिकार। तो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन आया है कि मतदान का अधिकार किस प्रकार का है। इवन आर्टिकल 326 326 में व्यवस्था किया गया है वोट डालने की व्यवस्था, लेकिन फिर भी इसको मतलब आंसर की में इसको मतदान का अधिकार को किस श्रेणी में रखा गया है, विधिक अधिकार। एग्जामिनेशन में कभी क्वेश्चन पूछे मतदान का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो लीगल राइट है या फिर विधिक अधिकार है। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। वैसे ही सूचना का अधिकार, आरटीआई एक्ट 2005, सरकारी जो भी ऑफिस है उसको सूचना लेना चाहते हैं तो इसको बोलते हैं सूचना का अधिकार। ठीक है, तो ये भी एक अलग से कानून बना है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जिसको संसद ने बनाया है। तो ये भी एक प्रकार का अधिकार है, क्योंकि इसको संसद विधायिका ने बनाया है, संविधान में भी शामिल नहीं है और ये फंडामेंटल राइट की सूची में भी शामिल नहीं है, इसलिए कौन सी अधिकार है, विधिक अधिकार। कोई दिक्कत।
एक होता है मानव अधिकार। मानव अधिकार ये राज्य के नागरिक होने के नाते नहीं, बल्कि एक मनुष्य होने के नाते जो अधिकार प्राप्त होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, मानव अधिकार। जिससे कि एक गरिमापूर्ण, जैसे भारत के फंडामेंटल राइट्स में ही पढ़ेंगे आर्टिकल 20 के बारे में या 21 के बारे में, जीवन जीने की स्वतंत्रता। अब जीवन जीने की स्वतंत्रता मतलब ये थोड़े हुआ केवल सांस आ जा रहा है तो इसको जीवन जीने की स्वतंत्रता बोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में बोला है कि जीवन जीने की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि केवल सांस आ जा रहा है तो ये जीवन जी रहा है, एक गरिमापूर्ण जीवन जीने की क्या है, स्वतंत्रता मिली। तो वैसे ही मानव अधिकार के अंतर्गत एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो व्यवस्था होना चाहिए वो सबको रखा गया है किसमें, मानव अधिकार की श्रेणी में। एक इवेनो के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को अपना एक घोषणा पत्र जारी किया गया, जो पूरे विश्व में जो भी देश है वहाँ पे इन मानव अधिकारों को फुलफिल किया जाएगा, क्योंकि मानव की एक गरिमापूर्ण जीवन के लिए जो जो भी चीज़ें आवश्यक होगी सारी सरकारें उसको फुलफिल करेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो माना जाएगा कि वहाँ पे मानवाधिकार का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। तो इवेनो के द्वारा भी इस चीज़ को रखा जाता है। भारत में भी अलग से मानवाधिकार आयोग है, ह्यूमन राइट कमीशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे, जहाँ पे भी कई भी मानवाधिकार की बात होती है तो फिर उसका हस्तक्षेप वहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये 4 अलग अलग प्रकार का थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि कैसे कैसे इसका डिवीजन किया गया है। तो ये है अधिकार का अलग अलग प्रकार। कोई दिक्कत समस्या? नेक्स्ट, अब मूल अधिकार इसमें से क्या होता है, तो मूल अधिकार यहाँ पे लिखा हो गया है, कल इसका डिफिनेशन आप लिखे भी हैं। ठीक है, वे अधिकार जो व्यक्ति के भौतिक में इसके सामाजिक, उसका आर्थिक विकास हो, उसका राजनीतिक विकास हो, एवं नैतिक में आध्यात्मिक एवं धार्मिक विकास हेतु अर्थात व्यक्ति के सर्वांगीण विकास हेतु जरूरी है या आवश्यक है, उसी को हम सामान्यतः मूल अधिकार की श्रेणी में रखा जाता है। कहने का मतलब है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंतर्गत, किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंतर्गत वहाँ के नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए, उसका सामाजिक विकास हो, उसका आर्थिक विकास हो, उसका राजनीतिक विकास हो, उसका आध्यात्मिक विकास हो, उसका धार्मिक विकास हो, इस तरह से सब सर्वांगीण विकास के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक है उसको मूल अधिकार या मूल अधिकार की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो शॉर्टकट में बस इतना समझिए कि भारत मूल अधिकार क्या है, तो मानव किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में मानव के सर्वांगीण विकास के लिए जो भी चीजें आवश्यक है वो सब क्या है, मूल अधिकार। यहां तक कोई दिक्कत? तो ये मूल अधिकार का आपका डेफिनेशन है। नेक्स्ट आगे जाएंगे तो इसमें मिलेगा अभी इसकी पृष्ठभूमि, कहाँ पे ये मूल अधिकार, कहाँ से पहले विश्व लेवल पे कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, उसके बाद से भारत लेवल पे कहाँ से इसकी कैसे कैसे प्रक्रिया आगे बढ़ी, इसको थोड़ा सा देखिए। तो विश्व लेवल पे पहले भी इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया गया था आपको। विश्व लेवल पे सबसे पहले ब्रिटेन में, सर्वप्रथम ब्रिटेन में 1215 ईस्वी में, 1215 ईस्वी में सम्राट वहाँ के जॉन हुआ करते थे, किंग जॉन इसको बोला जाता है, सम्राट जॉन, और वहाँ के जो लीडर्स थे, जनप्रतिनिधि, इनके बीच एक समझौता हुआ अधिकारों को लेकर। क्योंकि पहले के टाइम पे आप देखोगे जो भी राजा महाराजा है वो केवल जनता से उसका कर्तव्य फॉलो करवाता था, उसको अधिकार देने का बात आता था तो कोई अधिकार राजा महाराजा देता ही नहीं था। तो सबसे पहले यहाँ पे डिबेट शुरू हुआ ब्रिटेन में कि कैसे अधिकार उनको दिया जाएगा। तो जनता के जो प्रतिनिधि थे उनके और किम जोन के बीच एक समझौता हुआ, दोनों के बीच 1215 ईस्वी में, और जनता को कुछ अधिकार दिए गए। इसी समझौते के तहत जनता को कुछ अधिकार दिए गए जिसका नाम दिया गया महाअधिकार पत्र, इसी को इंग्लिश में मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। तो सर्वप्रथम ब्रिटेन में ये अधिकार सर्वप्रथम 1215 ईस्वी में किम जोन के द्वारा अपनी जनता को फंडामेंटल राइट्स से मूल अधिकार दिए गए, जिसको मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। इसलिए दुनिया में जहां जहां पे भी अधिकार का बात होता है तो वहां पे मैग्ना कार्टा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए भारत में जब अंग्रेज व्यापार करने के लिए आए तो उनको व्यापार करने का अधिकार मिला, तो उसको बोला गया कि अंग्रेजों का ये मैग्ना कार्टा है। भारत के संविधान के भाग 3 में अधिकार की बात की गई है, इसलिए भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। यहां तक कोई समस्या? ठीक है, तो इसकी शुरुआत होती है कहां से? ब्रिटेन से। 1789 में फ्रांस की क्रांति, वर्ल्ड हिस्ट्री में आप कभी पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति। तो यहाँ पे फ्रांस की क्रांति में भी जनता को वहां पे फंडामेंटल राइट्स दिया गया। ठीक है, लुई 16वां यहाँ का शासक हुआ करता था फ्रांस की क्रांति के समय, और इसने मूल अधिकारों के उल्लंघन कर दिया, तो फिर इसको फांसी की सजा दिलाया। क्योंकि यहाँ के संविधान में मूल अधिकार शामिल था, तो सेकंड कंट्री था फ्रांस, जहाँ पे फ्रांस की क्रांति के बाद से वहाँ के संविधान में मौलिक अधिकार को शामिल किया गया। इवन वहाँ के शासक ने इसका उल्लंघन किया तो फिर उसको फांसी की सजा दे दी गई, लुई 16वां। बात समझे? उसके बाद से तीसरी कंट्री थी जिसका नाम था संयुक्त राज्य अमेरिका।
संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान तो 1776 से 80 के आसपास बना हुआ था, लेकिन यहाँ के संविधान में जब संविधान बना था तब वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को शामिल नहीं किया गया। 1791 में वहाँ पे संविधान में संशोधन हुआ मौलिक अधिकार को शामिल करने के लिए। कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का एक कंट्री है जिसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका, जहाँ पे अभी प्रेसिडेंट बने हैं कौन? डोनाल्ड ट्रंप। तो यूएसए में बिल ऑफ राइट्स वहां पे लाया गया, बिल ऑफ राइट्स द्वारा संविधान में मूल अधिकारों को जोड़ा गया। ठीक है, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या है? प्रभावित है। अब सबसे पहले ब्रिटेन में 1215, उसके बाद से फ्रांस में 1789, उसके बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका में 1791। उसका संविधान जब प्रिपेयर हुआ तब नहीं, अलग से संविधान में संशोधन करके 1991 में बिल ऑफ राइट्स से बिल रखा गया, फिर वो पारित हुआ तो वहाँ के संविधान में फंडामेंटल राइट्स को क्या किया गया? जोड़ा गया। कोई दिक्कत परेशानी? उसी के फंडामेंटल राइट्स के सेप पे या उसी के फंडामेंटल राइट्स से प्रभावित होकर भारत के संविधान में भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स को शामिल किया गया। तो क्वेश्चन आता है कि भारत का मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से या उसके संविधान से प्रभावित है। अब लिया गया है मतलब ये मत समझिएगा कि वहाँ के संविधान से कॉपी करके भारत के संविधान में पेस्ट कर दिया गया, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। अमेरिका की जनसंख्या भारत का 1/4 या 1/5 है, पॉसिबल ही नहीं है कि वहाँ की व्यवस्था यहाँ पे क्या हो? लागू हो। बस विचारधारा को देखा जाता है और उसके अकॉर्डिंग अपने हिसाब से सारी चीजों को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? ठीक है। अब इसका जो अब अमेरिका के संविधान की खास बात है कि यहाँ पे मतलब काफ़ी कठोरता से वहाँ पे मौलिक अधिकार में संशोधन करना, उसमें परिवर्तन करना थोड़ा सा काफ़ी क्या है? कठोर है। इसलिए वहाँ के, क्योंकि वहाँ के संविधान ही लिखे थे। हम संविधान की विशेषता जब बता रहे थे तभी बताए थे कि एक संविधान लचीला होता है, एक कठोर होता है। भारत का संविधान दोनों का क्या है? मिश्रण। तो वहाँ के जो फंडामेंटल राइट्स शामिल किए गए वो काफ़ी कठोरता से उसको लागू किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे मतलब संशोधन करके बहुत आसानी से वहाँ से हटाया, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है। एक खास बात ये भी है कि मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई फंडामेंटल राइट्स को छोड़ सकता है, लेकिन भारत में कोई फंडामेंटल राइट्स को छोड़ नहीं सकता है। जैसे मतलब वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे मान लो कि आर्टिकल 21 जीवन जीने की स्वतंत्रता। अब जीवन जीने की 20 में है, 21 में आगे क्लियर हो जाएगा। तो जीवन जीने की स्वतंत्रता, अब जीवन जीने की स्वतंत्रता मतलब आप सोचेंगे तो क्या सर हमको अपने जीवन जीने की स्वतंत्रता है तो इसमें तो मरने की भी स्वतंत्रता है, तो हम मरना चाहें तो क्या मर सकते हैं? तो भारत के संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं। आप अपने मूल अधिकार को छोड़ नहीं सकते हैं, जबकि अमेरिका में आसानी से अपने मूल अधिकार को आप छोड़ सकते हैं। तो कुछ वहाँ पे तो उसके नहीं, भारत के आगे विशेषता समझेंगे तो उसको समझेंगे। तो सबसे पहले 1215 में ब्रिटेन में, उसके बाद से 1789 में फ्रांस में, 1791 में अमेरिका में, और अमेरिका के ही संविधान से भारत का मौलिक अधिकार या भारत के संविधान में शामिल मौलिक अधिकार प्रभावी हैं। कोई दिक्कत परेशानी? बोलो ना जैसो। नेक्स्ट आगे। अब भारत में इसका क्या इतिहास रहा है, किस तरह से इसको शामिल किया गया है? 1895 में सर्वप्रथम भारत में, ठीक है, 1895 में स्वराज विधेयक या स्वराज बिल एक प्रस्तुत किया गया था, या संविधान विधेयक भी इसको कहा जाता है। और फर्स्ट टाइम फंडामेंटल राइट्स की मांग की गई थी, लेकिन ये कोई ऑफिशियल डिमांड नहीं था, इसलिए किताब में सामान्यतः इसकी चर्चा नहीं होता है। लेकिन ठीक है, तो सबसे पहले ये इसकी डिमांड की गई थी। बाल गंगाधर तिलक की इसमें भूमिका काफ़ी ज़्यादा थी। तो सबसे पहली बार बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में 1895 में इस बिल के माध्यम से मौलिक अधिकार की मांग की गई थी, लेकिन ये कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या कांग्रेस का अधिवेशन वगैरह से कुछ इसका ताल्लुक नहीं था, इसलिए इसका ज़्यादा चर्चा नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले अगर फर्स्ट टाइम तो बाल गंगाधर तिलक की भूमिका। नेक्स्ट 1917 से लेकर 1919 में कांग्रेस के मंच से, हालांकि कांग्रेस ने ये प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था, लेकिन कांग्रेस के अधिवेशन में इस बात की चर्चा की गई थी कि ब्रिटिश से मांग की गई थी कि भारत का संविधान जब बने या ब्रिटिश के द्वारा भारतीयों को कुछ मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स दिए जाने चाहिए। ठीक है, 1925 में एनी बेसेंट के द्वारा अनऑफिशियली
मतलब इसका भी कोई कांग्रेस से कोई बेहद ताल्लुक नहीं था। अनऑफिशियली एनी बेसेंट भारतीय नेशनल मूवमेंट की एक काफ़ी मतलब ठीक ठाक मतलब ये शामिल थी। स्वराज आंदोलन आप जब पढ़ेंगे 1916 में चला था, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने मिलकर चलाया था, तो काफ़ी इनकी चर्चा थी। तो एनी बेसेंट के द्वारा 1925 में इस फंडामेंटल राइट्स की डिमांड की गई। उसके बाद से 1925 के बाद से 1928 में, एक लाइन यहाँ पे आप बाद में ऐड कर लीजिएगा, 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था। नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप पढ़े होंगे तो साइमन कमीशन 1927-28 में भारत आया था और उसके विरोध में यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था। ठीक है, चैलेंज जब ब्रिटिश के द्वारा किया गया तो पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया। तो 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था, इस नेहरू रिपोर्ट में भी फंडामेंटल राइट्स की डिमांड की गई थी। फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार का डिमांड किया गया था। इसके बाद से इसका अगला कदम था 1931, कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ 1931 में, जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी अध्यक्षता में यह कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और पहली बार यहाँ से मौलिक अधिकार को पहली बार जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन। कराची अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के मंच से मौलिक अधिकार से संबंधित जो प्रस्ताव था, पंडित नेहरू ने उसको रखा और फिर उस अधिवेशन से इस प्रस्ताव को क्या किया गया? पारित किया गया। तो ऑफिशियली सबसे पहले अगर माना जाए तो कांग्रेस के मंच से 1931 में कराची अधिवेशन से मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित करके और फिर उसका डिमांड किया गया। यहाँ तक कोई समस्या? फिर 1931 में ही सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है, 1930, 31 और 32। 1931 में जब महात्मा गांधी सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे ब्रिटेन, तो वहां पे पहुंचने के बाद से उन्होंने डिमांड किया गोलमेज सम्मेलन में कि मतलब मौलिक अधिकार संविधान में जो आगे कानून बनेगा, जैसे 1935 का भारत शासन अधिनियम बनकर आया, तो उन्होंने डिमांड किया कि इसमें मौलिक अधिकार को क्या किया जाना चाहिए? शामिल किया जाना। हालांकि वो गोलमेज सम्मेलन सफल नहीं हुआ, गांधी जी वापस चले आए। आगे चलकर एक संयुक्त संसदीय समिति बनी, पार्लियामेंट की वहाँ की कमेटी बनी, जिसको ये काम सौंपा गया कि फंडामेंटल राइट्स शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से उसने सजेशन दिया कि फंडामेंटल राइट्स शामिल नहीं होना चाहिए। इसलिए 1935 में जो अधिनियम आया या 1935 में जो भारत शासन अधिनियम बनकर आया, उसमें भारत के संविधान में या 1935 के भारत शासन अधिनियम में फंडामेंटल राइट्स को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, तो वही बात को यहाँ पे लिखा गया 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन गांधी जी के द्वारा मांग रखा गया फंडामेंटल राइट्स के लिए। संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा इसको अस्वीकार कर दिया गया। इसलिए 1935 के भारत सरकार अधिनियम में फंडामेंटल राइट्स को शामिल नहीं किया गया। कोई दिक्कत परेशानी? फिर प्रक्रिया आगे बढ़ी और आगे बढ़ी तो 1945 में एक सप्रू कमेटी बनी हुई थी। ठीक है, इस सप्रू कमेटी ने भी इस प्रस्ताव को रखा कि फंडामेंटल राइट्स को संविधान में रखा जाना चाहिए। तो इनकी कमेटी में भी इसका सुझाव था कि आगे जब भारत का संविधान बनेगा तो वहाँ पे मौलिक अधिकार को शामिल किया जाएगा। फाइनली देश आज़ाद हुआ और देश की आज़ादी के बाद जो संविधान सभा बनी, तो मौलिक अधिकार पर संविधान सभा की जो समिति थी, जिसका अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसकी एक उप समिति थी जिसका अध्यक्ष थे JB कृपलानी। इन दोनों ने फाइनली सुझाव दिया कि मौलिक अधिकार को संविधान में शामिल किया जाए और फाइनली भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में शामिल किया। तो ये इसका भारत में पूरा पृष्ठभूमि है। ठीक है, ऑफिशियली सबसे पहले कराची अधिवेशन 1931 में कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित करके मौलिक अधिकार को का डिमांड किया था। कोई दिक्कत? उसके बाद लास्ट में संविधान सभा में मौलिक अधिकार पे जो संविधान सभा की समिति थी जिसका अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और एक इसी से संबंधित एक उप समिति थी जिसका अध्यक्ष थे JB कृपलानी। इन दोनों का सुझाव था कि संविधान जो बने उसमें मौलिक अधिकार को शामिल किया जाना चाहिए और फाइनली मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में शामिल किया गया। यहाँ तक कोई समस्या? तो शामिल किया गया, तो फिर आगे कितने मौलिक अधिकार, तो इनके सुझाव को ध्यान में रखते हुए संविधान बना। तो मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार को शामिल किया गया। कितना? 7। यानी 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान लागू था उसमें टोटल कितने प्रकार के मूल अधिकार शामिल थे? 7। ठीक है, अब ये 7 प्रकार के मूल अधिकार कौन कौन थे नीचे यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले था समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। 12-13 में क्या हुआ आगे अभी समझेंगे। फिर स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, 19 से लेकर 22।
उसके बाद से शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अनुच्छेद 23 से 24। उसके बाद से चौथा आपका प्रकार का मौलिक अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 25 से लेकर 28। नेक्स्ट है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एवं एजुकेशनल राइट्स, 29 और 30। छठा है संपत्ति का अधिकार, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, अनुच्छेद 31। और लास्ट इसमें है 7वां संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो ये है अनुच्छेद 32। तो टोटल कितने प्रकार के अधिकार दिए गए हैं? 7। कब? जब संविधान बना था तब। संविधान कब बनकर लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। तब हमारे मूल अधिकार में टोटल कितने प्रकार के मूल अधिकार थे? 7। यहां तो कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी किसी को? ठीक है, तो ये 7 प्रकार के। अच्छा, जो मूल अधिकार का श्रेणी स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था कहाँ से? 14 से, और ये खत्म हुआ कहाँ पे? 32। लेकिन मूल अधिकार तो टोटल कितने हैं? 12 से लेकर 35। तो फिर इसमें छूट गया है 12, 13, 33, 34 और 35। ठीक है, तो इसमें कुछ और व्यवस्था है, जैसे 12 में राज्य की परिभाषा है, 13 में कि कोई भी परिवर्तन होगा तो वो न्यायालय में जाएगा, न्यायालय उसकी जुडिशियल रिव्यू करेगा। फिर 33, 34, 35 में आर्म फोर्सेस के लिए कुछ स्पेशल मौलिक अधिकार का क्या अपवाद वगैरह है, ये सब देखने को मिलता है। कोई दिक्कत परेशानी? अब बारी बारी से सारे आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे हम, 12 से लेकर 35 तक, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई दिक्कत परेशानी? तो मूल अधिकार में टोटल कितने प्रकार के मूल संविधान में टोटल कितने प्रकार के मौलिक अधिकार? 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, परंतु आगे चलकर 44वां संविधान संशोधन हुआ, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। वहां से कट करके, कॉपी करके नहीं, कॉपी किया जाता है तो फिर वहीं पे छूट जाता है, बोलो ना जी इसमें। तो कट करके कि वहां से भी खत्म हो जाए, तो कट करके इसको पेस्ट किया गया, मतलब भाग 3 से इसको हटाया गया, संपत्ति के मौलिक अधिकार को, इसको पेस्ट किया गया भाग 12 और आर्टिकल 300A, 300A या 300 क, बात एक ही है, अनुच्छेद 300 क के तहत इसको विधिक अधिकार या लीगल राइट्स बना दिया गया। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1978। ठीक है, तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर उसको भाग 12 और अनुच्छेद 300 क में विधिक राइट या कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में मौलिक अधिकार कुल कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। कोई दिक्कत परेशानी? 6 प्रकार से। अब इसमें से ये वाला हटाया गया, ब्लैक कलम से ये अलग लिखा गया, संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाया गया, बाकी 6 मौलिक अधिकार अभी प्राप्त हैं। कोई दिक्कत परेशानी, समस्या नहीं। फिर आगे इसको नीचे लिखा गया यहाँ पे, हालांकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन हालांकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A या चाहे 300 को बात एक ही है के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या टोटल कितने प्रकार की है? 6 प्रकार की। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार को भाग 12 में ट्रांसफर कर दिया गया। यहां तक कोई समस्या हो तो बताइए, बोलो ना जी। अब संपत्ति का अधिकार को क्यों हटाया गया वो पीछे कल थोड़ी बहुत चर्चा हुआ था, क्यों? ठीक है, संपत्ति का अधिकार क्योंकि फंडामेंटल राइट्स की एक खास बात है कि जैसे ही आप कोई इसका उल्लंघन करता है या राज्य आपको नहीं देता है तो आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं कहां पे? सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 32 खुद एक आर्टिकल बनाया गया है कि अपने मौलिक अधिकारों को लेने के लिए एक अनुच्छेद बनाया गया है। तो अनुच्छेद 32 के तहत आप पहुंच जाएंगे कहां पे? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो शुरुआत में बहुत सारे जमींदारी उन्मूलन से संबंधित ये सब कानून बनाया जा रहा था, जहां पे संपत्ति का अधिकार ये बीच में आ रहा था, तो अंततः बाद में चलकर इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यहां से हटा ही दिया गया और इसको कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। अब कानूनी अधिकार है तो वो पूरा प्रोसेस से जाएगा और फंडामेंटल राइट से कम पावर या कम शक्ति रखता है, सरकार वो कानून बनाकर कभी भी आपसे संपत्ति ले सकती है।
उसके लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, उसके लिए फिर प्रोसेस के तहत आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के सूची में रहता तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? तो अभी कितने प्रकार के? 6। नेक्स्ट आगे 3 शब्द यहां पे दिया हुआ है, समझिए। एक होता है प्रतिबंध, कल भी इसको थोड़ा बहुत बताए थे। प्रतिबंध मतलब कि समाप्त कर देना पूरी तरह से, ठीक है। ये काम कौन करेगा? संसद के। भाग 3 के अंतर्गत कोई भी संशोधन होगा, आर्टिकल 368 के अंतर्गत। अच्छा, एक बात तो श्योर है, संशोधन समझते हैं ना, संविधान में संशोधन। आगे ये अलग टॉपिक है, संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन मतलब कि संविधान का जो किताब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस संविधान की किताब में कुछ नई चीजों को जोड़ना और कुछ पुरानी चीजों को हटा देना, उसको बोलते हैं संविधान में क्या करना? संशोधन करना, अमेंडमेंट करना। कोई दिक्कत? और संविधान में संशोधन का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त। बाकी कोई संविधान में संशोधन नहीं कर सकते। अब उसके लिए अलग अलग प्रोसेस है, कुछ साधारण बहुमत के द्वारा, कुछ विशेष बहुमत के द्वारा, कुछ विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों का समर्थन। अब आधा लोग कंफ्यूज होंगे कि ये बहुमत क्या होता है, तो वीडियो बहुत पहले को भेजे थे बहुमत के प्रकार, उसको देख के समझ लेना था कि बहुमत का प्रकार, विशेष बहुमत 1, 2, 3 अलग अलग कैसे क्या होता है। जो नहीं देखा होगा वो देख लेगा, टेलीग्राम पे अभी भी डाला हुआ है, कोई दिक्कत? ठीक है। तो प्रतिबंध मतलब समाप्त, पूरी तरह से समाप्त कर देना, ठीक है। ये काम कौन करेगा? संसद करेगी। एक होता है निलंबित या सस्पेंड कर देना या सस्पेंस, इसको बोलते हैं अस्थायी रोक लगाना। ये काम कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति कल ही बताए थे कि आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति अपना जितना भी काम करेगा प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद के सलाह से काम करेगा। तो जहां पे भी राष्ट्रपति करेगा तो समझ जाइए कि उसके पीछे कौन है? प्राइम मिनिस्टर और फिर उनका पूरा मंत्रिपरिषद, उसके सजेशन से ही अपना सारा राष्ट्रपति अपना काम करता है, ठीक है। अब आगे मंत्रिपरिषद समझेंगे, कैबिनेट मंत्री और अलग अलग मंत्री क्या होता है वो सारा आगे आएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? तो अस्थायी रोक लगाना हो तो ये कौन करेगा? राष्ट्रपति। जैसे मान लो कि अभी राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए तो संविधान से फंडामेंटल राइट्स आपका डिलीट नहीं होगा, इमरजेंसी लग जाए, आपातकाल लग जाए तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार आपके निलंबित कर दिए जाएंगे, सस्पेंड कर दिए जाएंगे। कोई भी मौलिक अधिकार आपको प्राप्त नहीं होगा। जैसे मान लो कि भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो जाता है, बाह्य आक्रमण के हिसाब से युद्ध शुरू हो गया, जो अभी माहौल भी है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो युद्ध शुरू हो जाता है और सरकार इमरजेंसी लगा देती है, राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है, तो सारे मौलिक अधिकार जब तक आपातकाल लगा रहेगा तब तक निलंबित कर दिए जाएंगे, निलंबित। 20 और 21 को छोड़कर जीवन जीने की स्वतंत्रता और बाकी, और उसके अलावा बाकी सारे मौलिक अधिकार आपको निलंबित यानी होल्ड कर दिया जाएगा, वो आपको प्राप्त नहीं होगा। बात समझ में आ रहा? ऐसा नहीं, अब संविधान बनाने वालों ने सोच विचार कर सारा निर्णय लिया होगा ना। अब ऐसा नहीं होगा तो मान लो राष्ट्रीय आपातकाल लगा और राष्ट्रीय आपातकाल लगा, कोई बोले कि नहीं हमको अभी जम्मू कश्मीर घूमने जाना है, तो युद्ध चल रहा है फिर उधर वो भी चला जाएगा। इसलिए ये सब व्यवस्था संविधान में किया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारे आर्टिकल आपके क्या हो जाते हैं? सस्पेंड हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। कोविड के समय जरूरत पड़ी तो सारे मौलिक अधिकार आपका होल्ड कर दिया गया था। आप थोड़े ना बोल रहे थे कि भारत में घूमने की स्वतंत्रता, लॉकडाउन है तब भी हम जाएंगे घूमने, मोड़ पे तो जा ही नहीं सकते थे, तो भारत में घूमने की स्वतंत्रता तो दूर की बात। जो गया होगा उससे पूछिएगा कितना लाठी खाया था उस टाइम। बोलो ना जैसा, बात समझ में आ गया? ठीक है। तो इस तरह से, तो नेक्स्ट एक होता है फंडामेंटल राइट्स का रक्षक। रक्षक मतलब इसको रक्षा करने वाला, रक्षा करने वाला मतलब कि इसको बचा कर रखे, जो मौलिक अधिकार दिया गया वो मिले भी, केवल कहने से नहीं होता है कि ये मौलिक अधिकार दिया गया है। तो मौलिक अधिकार मिले इसकी पूरी गारंटी देता है कौन? माननीय सुप्रीम कोर्ट। स्पेशली अनुच्छेद 32 आपके मौलिक अधिकार लेने के लिए एक मौलिक अधिकार बनाया गया है कि कोई आपसे मौलिक अधिकार छीन न ले, तो मौलिक अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को माना जाता है। कोई दिक्कत? ये 3 शब्द अलग से दिमाग में को रख लीजिएगा। नेक्स्ट, मूल अधिकार की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं क्या है समझिए। मूल अधिकार की विशेषताओं में, मूल अधिकार संविधान में निम्नलिखित विशेषताओं के साथ सुनिश्चित किया गया है। सबसे पहला पॉइंट देखिए, मूल अधिकार की विशेषता। इसको कल लिखे भी थे और समझे भी थे, फिर भी देखिए उनमें से
कुछ मूल अधिकार सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, जबकि कुछ मूल अधिकार सभी नागरिकों को यानी विदेशियों को भी और नागरिकों को भी प्राप्त है। यानी भारत के मूल अधिकार की सूची में 14 से लेकर 32 तक में कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जबकि कुछ ऐसे मौलिक अधिकार है जो भारतीयों को तो प्राप्त है ही, साथ ही साथ जो विदेशी यहाँ पे रह रहे हैं उनको भी मौलिक अधिकार वो प्राप्त है। जैसे अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। तो कल बताए थे कि कानून के समक्ष तो अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। अब कानून के समक्ष समानता अब ये दोनों को मिला हुआ है, भारतीयों को भी मिला हुआ है और विदेशियों को भी मिला हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कानून में लिखा हुआ कि एक पैर तोड़ने से 5 वर्ष की सजा होगी, तो एक पैर कोई भारतीय तोड़े तब तो भी 5 वर्ष की सजा होगी और कोई विदेशी तोड़े हो तब भी 5 वर्ष की। ऐसा नहीं पाकिस्तान का कोई व्यक्ति तोड़ा है तो उसको आजीवन कारावास या फांसी का सजा दे देंगे और भारत का तोड़ा है तो उसको 5 साल की सजा देंगे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। तो हमारे संविधान के कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जो दोनों को प्राप्त है इक्वली, उसमें कोई विभेद नहीं किया गया, दोनों को समान सजा मिलेगी। लेकिन कुछ ऐसे मौलिक अधिकार है जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, जैसे आर्टिकल 19 6 प्रकार का अधिकार है। भारत में कहीं पे जाने आने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, पूरे भारत में कहीं निवास कर जाने की स्वतंत्रता, अपने मनपसंद व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता, ये सारे अधिकार भारतीय नागरिकों को सिर्फ मिला हुआ है, ये किसी विदेशी नागरिक को नहीं मिला हुआ। लोक नियोजन में समानता, अवसर की समानता, आर्टिकल 16 तो अवसर की समानता सिर्फ किसको मिला हुआ है, भारतीयों को मिला हुआ, किसी विदेशी को यह अधिकार नहीं मिला। तो कुछ ऐसे मौलिक अधिकार है जो सिर्फ भारतीयों के लिए है और अन्य भारत और विदेशी दोनों के लिए है। तो यहाँ पे उसका लिस्ट दिया हुआ है, विदेशियों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो 14 कानून के समक्ष समानता, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 27 और 28, ये सारे फंडामेंटल राइट्स भारतीयों को भी विदेशियों को प्राप्त है। मतलब ये मत समझने का भारतीयों को नहीं प्राप्त है, भारतीयों को तो सब प्राप्त है, ये सिर्फ विदेशी मतलब ये विदेशियों और भारतीयों दोनों को प्राप्त है। इसके अलावा जो भी आर्टिकल्स है वो सिर्फ और सिर्फ किसको प्राप्त है, भारतीयों को। जैसे 15, 16, फिर आगे इसमें जाएंगे तो आपको मिलेगा 19, 17, ये सब कोई दिक्कत परेशानी। नेक्स्ट इसकी दूसरी विशेषता, मूल अधिकार असीमित नहीं है। असीमित नहीं है मतलब क्या है, सीमित है, बात वही ना हुआ। तो मूल अधिकार असीमित नहीं है अर्थात राज्य इस पे युक्त रीजनेबल प्रतिबंध लगा सकता है। प्रतिबंध अभी बोले, प्रतिबंध मतलब सस्पेंड प्रतिबंध लगा सकता है, युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, मतलब इसको सस्पेंड कर सकता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, मान लो कि मौलिक अधिकार प्रतिबंध लगाना या असीमित करना, तमाम प्रकार के मौलिक अधिकार अभी मिले हुए हैं। अभी बोले कि जैसे नेशनल इमरजेंसी लगेगा, आपके मौलिक अधिकार को कुछ दिन के लिए क्या कर दिया जाएगा, होल्ड कर दिया जाएगा। कोविड का समय आया, आपके मौलिक अधिकार को कुछ दिन के लिए होल्ड कर दिया। बहुत सारे मौलिक अधिकार मिले हैं ना, पूरे भारत में घूमने फिरने, निवास कर जाने, ये सब स्वतंत्रता है, बोलो ना जी। लेकिन कोई ऐसी घटना घटेगी जिससे सरकार को लगेगा कि नहीं इनके मौलिक अधिकार को कुछ दिन के लिए होल्ड कर देना है, तो सरकार आपके मौलिक अधिकार को होल्ड कर देगी। संविधान में ये व्यवस्था दिया गया। ऐसा नहीं कि एकदम पूरी तरह से 365/7/24 मिलते ही रहेगा, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाए। जरूरत पे रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ऐसा नहीं कि अब सरकार को सपने में आए और सुबह उठते ही प्रतिबंध लगा दे बिना किसी कारण के, ऐसा भी व्यवस्था नहीं है। क्या लिखा हुआ, युक्तियुक्त रिजनेबल। जब भी प्रतिबंध लगा इसके लिए एक पूरा कारण जिम्मेदार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार अपने मनमर्जी से कभी मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगा दे। सरकार के खिलाफ कोई बोल रहा है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन कर वहां से खत्म कर दे और आपकी मौलिक अधिकार छीन ले, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन जब जरूरत पड़ती है सरकार को तो आप पे वो असीमित है और उसको होल्ड कर सकती है या आपसे छीन सकती है, कोई दिक्कत परेशानी। जैसे कोविड के समय जरूरत पड़ा तो सरकार आपके मौलिक अधिकार को क्या कर दिया, होल्ड कर दिया। आप उसका उपभोग नहीं कर सकते थे, इमरजेंसी लगेगा, आपके मौलिक अधिकार को होल्ड कर दिया जाएगा। अभी सेना का मार्शल लॉ लागू हो जाएगा किसी कारणवश, अभी आपके मौलिक अधिकार क्या कर दिया जाएगा, होल्ड कर दिया जाएगा। बोलो ना जी। नेक्स्ट इसकी तीसरी विशेषता है FR मतलब फंडामेंटल राइट्स अस्थायी नहीं है, मतलब एकदम फिक्स है कि 12 से 35 में जो लिखा है वही होगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। अर्थात संसद, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं, क्योंकि संविधान में संशोधन की शक्ति किसके पास है, संसद के पास। संसद इसमें कमी या कटौती कर सकती है, लेकिन संविधान संशोधन के द्वारा वो भी विशेष बहुमत से, न कि साधारण बहुमत से।
विशेष बहुमत भी 3 प्रकार का होता है, उपस्थित और सदस्यों का 2/3, उपस्थित एवं सदस्यों का 2/3 प्लस टोटल लोगों का बहुमत। एक होता है उपस्थित, मतलब उपस्थित 2/3 टोटल लोगों का बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का समर्थन। ये 3 प्रकार का विशेष बहुमत होता है। जो देखा है वो तो थोड़ा बहुत मुड़ी हिला रहा है, और जो नहीं देखा उसको तो बाउंस ही जाएगा। ठीक है, अब आपके बदले हम थोड़े ना वीडियो देखकर उसको कंप्लीट करेंगे। बोले थे उसको पढ़ के समझ के कॉपी में लिख पढ़ लेना है, कि समझ में आए कि हेलो बाद में थोड़ा बतिया लेना, तो समझ में आए कि क्या होता है कम से कम बहुमत। वो आगे जब पार्लियामेंट शुरू करेंगे तो हम बताएंगे बहुमत, साधारण बहुमत क्या होता है, प्रभावी बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है। परंतु अभी से समझ लेंगे तो थोड़ा सा काम आसानी होगा ना, बोलो ना जी ऐसा। तो जो बाकी होगा अभी इससे भी मौका है समझ लेना। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आपके फंडामेंटल राइट्स में अगर सरकार चाहे, पार्लियामेंट चाहे, तो उसमें संशोधन करके आपके मौलिक अधिकारों को घटा सकती है, आपके मौलिक अधिकारों को बढ़ा सकती है। दोनों काम कर सकती है। घटा सकती है, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया, आपके मौलिक अधिकार को घटा दिया। बढ़ा सकती है, आर्टिकल 21A, पहले संविधान में नहीं था शिक्षा का मौलिक अधिकार, बोलो ना जी, लेकिन बाद में उसको शामिल किया गया। आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A 21 का उसको शामिल किया गया, और वर्तमान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार है, राइट टू एजुकेशन लागू है अभी। तो जो भी संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो फिक्स नहीं है, वो एक प्रकार से अस्थायी है, और पार्लियामेंट, संसद उसको घटा सकती है और बढ़ा सकती है। लेकिन उसके लिए सरकार को विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। विशेष बहुमत में भी दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत से, यानी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, और साथ ही साथ ये टोटल सदस्यों का भी क्या होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए। यानी जिस दिन लोकसभा से कोई ऐसा प्रस्ताव पारित हो रहा है तो लोकसभा में टोटल है 543 सीट, उनके अगर सबके सब आ जाए उस दिन लोकसभा में, तो उपस्थित और सदस्यों का 2/3, तो 543 का 2/3 लगभग 361 या 62 के आसपास बैठता है। तो 361-62 लोगों का उस पर मतलब यस होना चाहिए, उसके समर्थन में होना चाहिए, तभी ये बिल लोकसभा से क्या होगा, पारित होगा। वैसे ही राज्यसभा में 245 का 2/3 अगर सब उपस्थित हो गए तो 245 का 2/3 160 के आसपास होता है। उतना अगर लोग उसके समर्थन में होंगे तब वो बिल राज्यसभा से पारित होगा। हमें समझा रहे हैं, हमें समझ रहे हैं। तो संविधान मौलिक अधिकार में संसद संशोधन कर सकती है, उसको घटा सकती है, बढ़ा सकती है, परंतु साधारण बहुमत से नहीं। किस बहुमत से, विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत से यह काम होगा। साथ ही साथ सरकार जो भी संशोधन करेगी, लेकिन यह संशोधन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किए बिना किया जाएगा। मतलब सरकार जो भी संशोधन करेगी इसका बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। 1973 में केशवानंद भारतीवाद में बेसिक स्ट्रक्चर या संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत आया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको दिया था 1973 में। सुप्रीम कोर्ट से बोला गया कि बताइए कि मूल ढांचा क्या है संविधान का। सुप्रीम कोर्ट बोला कि ये बाद की बात है कि मूल ढांचा क्या है, आप संविधान में संशोधन करिए, मामला हमारे पास आएगा। अगर हमको लगेगा कि यह संविधान का मूल ढांचा का उल्लंघन करता है तो हम उसको खारिज कर देंगे, और लगता है कि नहीं करता है तो हम उसको रहने देंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर में जैसे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र होगा, 5 वर्ष में चुनाव होगा, तो ये संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अब सरकार संविधान संशोधन करके उसको ही नहीं है उड़ा दे कि जो भी एक बार प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो जीवन भर बना रहेगा, डेमोक्रेसी खत्म, बोलो ना जी। तो ये है संविधान का क्या, मूल ढांचा। बात समझ में आ गया। वैसे ही फंडामेंटल राइट से संबंधित भी मूल ढांचा, मान लो कि आर्टिकल 19, 5-6 प्रकार का अधिकार दिए गए भारत में। आवास, घूमने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो सबसे एक प्रोमिनेंट तरीके से उसकी चर्चा होती रहती है। अभिव्यक्ति करने का कल भी बताए थे 3 माध्यम है, या तो आप बोलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, या लिख कर करते हैं, या इशारों से करते हैं, तीनों तरीके। अब सरकार को लगता है कि बहुत सारे लोग हमारे ही खिलाफ बोल रहे हैं, नया सिंह राठौर जैसे 10-20 लोग बोलने लगे तो सरकार ऐसे ही परेशान हो जाएगी, संशोधन करके संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी को ही हटा दे। तो फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट समझेगा कि नहीं, ये सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन हो रहा है, सरकार, सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर देगा, खारिज। तो वर्तमान में आपसे कोई पूछे कि मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है तो क्या हो सकता है, किस बहुमत से, विशेष बहुमत से।
परंतु सरकार को ये बात का दिमाग रखना पड़ेगा ध्यान में कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचे का उल्लंघन न हो, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट उसे खारिज कर देगा। कोई दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट, चौथा, इन्हें अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी या सुरक्षा प्रदान की गई है, अर्थात पीड़ित व्यक्ति सीधे कहां जा सकता है? उच्चतम न्यायालय जा सकता है, या इसको बोला जाता है कि मूल अधिकार न्यायालय द्वारा इनफोर्सेबल या परिवर्तनीय है। ठीक है, अनुच्छेद 226 के द्वारा कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट। बोर्ड पर देखिए, न्यायालय की जो प्रोसेस है उसमें इस लेयर से सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके बाद से हाई कोर्ट है, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट है। प्रक्रिया है, कोई भी केस बनता है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर कहां पे? सुप्रीम। इन मौलिक अधिकारों की एक खास बात है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आगे पढ़ेंगे, 5 प्रकार का रिट जारी होता है। और अनुच्छेद 32 के तहत अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, तो अनुच्छेद 226 के तहत वो जा सकता है हाई कोर्ट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। परंतु उसको हाई कोर्ट जाने के न मन करे तो फंडामेंटल राइट्स की खास बात है कि अनुच्छेद 32 के तहत ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा। आधी रात को भी दरवाजा खटखटाएगा तो माननीय न्यायालय को सुनना पड़ेगा, क्योंकि माननीय न्यायालय इसका रक्षक है और इसको बचा कर रखने की जिम्मेदारी किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के। पहली बात, वो जा सकता है, इसको बोलते हैं जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल बाध्य योग है, मतलब ये मामला न्यायालय में जा सकता है। एक होता है परिवर्तनीय है, जिसको बोलते हैं इनफोर्सेबल, परिवर्तनीय है। तो फंडामेंटल राइट्स परिवर्तनीय भी है, वो जा तो सकता ही है, साथ ही साथ न्यायालय उसके मौलिक अधिकार को लागू भी करवाएगा। किससे? राज्य से। आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 12, राज्य की परिभाषा। राज्य में कौन कौन आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, विधानमंडल, जितने सारे सरकारी संस्थाएं हैं, जो भी संवैधानिक पद पे लोग हैं, जो भी सरकार का काम कर रहा है, सब क्या है? राज्य है। तो केवल सुप्रीम कोर्ट जा ही नहीं सकते हैं, न्यायालय इसको क्या करेगा? लागू भी करवाएगा, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि फंडामेंटल राइट्स न्यायालय द्वारा क्या है? परावर्तन। महाराष्ट्र में एक मंदिर था, शनि सिंगापुर मंदिर कुछ करके एक था, महाराष्ट्र में 2-3 साल पहले वहां पे केस बना था। तो वहां के जो पुजारी लोग थे वो उसके गर्भगृह में महिलाओं के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया कि शनि सिंगापुर मंदिर करके कुछ था, तो महिलाओं के जाने पर वहां पे प्रतिबंध लगा दिया कि महिलाएं इनके गर्भगृह में जाकर पूजा पाठ नहीं कर सकती। महिलाओं का ऑर्गेनाइजेशन जाकर इसको चैलेंज कर दिया, शायद वहां के हाई कोर्ट में, अपन महाराष्ट्र हाई कोर्ट में, मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया। सुप्रीम सार्वजनिक स्थानों पर आर्टिकल 15, सार्वजनिक स्थानों पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए। मंदिर एक सार्वजनिक स्थान है भाई, वहां पे कैसे भेदभाव होगा? तो उनके मौलिक अधिकार का क्या हुआ? उल्लंघन हो। वो लोग पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन सुनाया कि नहीं, ये सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव हो रहा है, इनको जाने का अनुमति, धूमधाम से जा रहा है लोग। तो जस्टिसिएबल मतलब आप जा सकते हैं, इन्फॉर्मेशन मतलब न्यायालय को ये जिम्मेदारी है कि उसको क्या करेगा? लागू करवाएगा। तो इन्फोर्सेबल भी है, इसको लागू भी करवाएगा न्यायालय। किससे? राज्य से, क्योंकि देने की सारी जिम्मेदारी फंडामेंटल राइट्स को किसको है? राज्य के। कोई दिक्कत परेशानी? तो परिवर्तनीय, परिवर्तनीय नहीं, परिवर्तनीय मतलब चेंजेबल, चेंज नहीं करना है, परिवर्तनीय, उसको लागू करवाएगा कौन? न्यायालय। जैसे गुजरात में कुछ दिन पहले की घटना, वहां से बिहार के लोगों को, यूपी के लोगों को बाहर निकाला जा रहा था, मामला गया वहां के हाई कोर्ट में, तुरंत हाई कोर्ट आदेश दिया राज्य को, वहां की राज्य सरकार को क्या पैसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूरे आर्टिकल 19 पूरे भारत में घूमने की स्वतंत्रता, कहीं पे निवास कर जाने की स्वतंत्रता। आप कौन होते हैं भगाने वाले? मौलिक अधिकार का क्या हो रहा है? उल्लंघन। मौलिक अधिकार को पूरा करिए, बोलो ना जी। तो ये है इसकी चौथी विशेषता, खास बात है इसकी कि न्यायालय में जा भी सकता है और न्यायालय इसको क्या करेगा? लागू करवाए। तो आपके भी कोई मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो आप भी केस कर दीजिए। किस पे? राज्य पे। राज्य पे केस करेंगे, न्यायालय उसको क्या करेगा? लागू करवाएगा। नेक्स्ट, पांचवा, राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 352 के दौरान अनुच्छेद 20 से 21 को छोड़कर बाकी सभी फंडामेंटल राइट्स निलंबित, सस्पेंड कर दिए जाते हैं। यानी जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, 20 से 21 जीवन जीने की स्वतंत्रता वगैरह इस सब में बात की गई है, तो ये आपको मिलते रहेगा, अदरवाइज सारे मौलिक अधिकार को आपको निलंबित कर दिया जाएगा। ठीक है। अगर विदेशी आक्रमण के द्वारा अब 2-3 प्रकार से इसको लगाया जाता है आपातकाल। अगर विदेशी आक्रमण के द्वारा लगाया गया तो अनुच्छेद 19 भी क्या हो जाएगा? निलंबित हो जाएगा।
अगर भारत में किसी कारण से आपातकाल लगाया गया है, विदेशी आक्रमण अगर नहीं है, तो अनुच्छेद केवल 20-21 निलंबित होगा। लेकिन कोई बाहरी देश हम पे आक्रमण कर दिया गया तो अनुच्छेद 19 भी आपका निलंबित हो जाएगा। जब तक इमरजेंसी लगा रहेगा तब तक आपको मौलिक अधिकार नहीं मिलेगा। बोलो ना यस ना। जैसा भी किसी पाकिस्तान से युद्ध होने लगा, पाकिस्तान अटैक कर दे, कुछ ऐसा माहौल बनता है, नेशनल इमरजेंसी लगती है, 19, 20, 21 मतलब 19 भी आपका निलंबित, मतलब 20-21 को छोड़कर बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाएंगे, निलंबित हो जाएंगे। कोई दिक्कत समस्या? नेक्स्ट इसकी विशेषता है छठा, फंडामेंटल राइट्स राज्य के खिलाफ प्राप्त अधिकार है, अर्थात यह राज्य की शक्तियों को सीमित करता है। राज्य की शक्ति को कैसे सीमित करता है भाई? अभी बोले कि अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब जैसे ही कोई सरकार के खिलाफ इधर उधर बोलेगा, सरकार का मतलब सरकार उससे क्या होगी, परेशान होगी। सरकार की शक्तियों को सीमित करने का मतलब कि बहुत सारे ऐसे अधिकार ऐसे हैं जहां पे सरकार कुछ करना चाहती है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के होने की वजह से वो काम सरकार नहीं कर पाती। ठीक है, तो इसको दिमाग में एक रखना है। सरकार के मौलिक अधिकार का स्वरूप मूलतः नकारात्मक है, सारा नहीं लेकिन अधिकांशतः जो इसका स्वरूप है वो क्या है, नकारात्मक। नकारात्मक सकारात्मक क्या होता है? दो शब्द बोल रहे हैं, एक बोल रहे हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए और एक शब्द बोल रहे हैं कि सदा सत्य बोलना चाहिए। बात तो दोनों का एक ही है, मतलब अर्थ दोनों का एक ही है ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए और एक शब्द बोल रहा है सदा सत्य बोलना चाहिए, बात दोनों का। लेकिन जो झूठ बोलना नहीं चाहिए ये क्या है, नकारात्मक शब्द है। सदा सत्य बोलना चाहिए क्या है, सकारात्मक शब्द। तो वैसे ही फंडामेंटल राइट, सरकार को ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, सारा बात दिया गया है, इसलिए इसका स्वरूप क्या है, नकारात्मक। बोलो ना जी नो। ठीक है, तो ये सब इसकी विशेषता है। ठीक है, अब आगे संविधान के संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, दो अनुच्छेद का डिस्कशन होगा, अनुच्छेद 12 और 13। 12 को डिस्कस करेंगे, आगे 13 से कल बात शुरू होगी। ठीक है, अनुच्छेद 12 में लिखा हुआ है राज्य की परिभाषा। किसकी परिभाषा भाई? राज्य, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। राज्य की परिभाषा भारत के संविधान में 3 जगह पे लिखा गया है, अनुच्छेद 12 में,